हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सफलता की तरफ मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ नया करने की। आज हम जो है संडे स्पेशल लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कुछ क्वेश्चंस की सीरीज होंगी जो कि बहुत से एग्जामों में लगातार कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, कह सकते हैं हम उसको। इसकी वजह से आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी जो आज तक हम पढ़ चुके हैं। अभी तक जितने लेक्चर्स हमने बायो में पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उसको लेकर हम आज आ रहे हैं। तो होप सो आपको संडे स्पेशल बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको लॉन्गर टर्म के लिए वो याद हो सके और एग्जाम में कभी भी आए तो फटाक से आप उसको जो है टिक कर सकें, क्लियर कर सकें और अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट कर सकें अपना। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट से। आज का पहला क्वेश्चन है कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन पैंक्रियाज। ठीक है? तो पैंक्रियाज में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? ये ऑप्शन आपके सामने हैं, पेप्सिन, इरेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन। ठीक है? पेप्सिन है, इरेप्सिन है, टाइलिन है और ट्रिप्सिन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन के चैप्टर में भी बताया था कि पैंक्रियाज में कौन-कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। पेप्सिन तो जो है डायरेक्टली स्टमक में हमने देखा था, ठीक है? स्टमक से रिलीज होता है। इरेप्सिन की बात करें तो इलियम में रिलीज होता है, ठीक? और टाइलिन की बात करें तो वो सलाइवा का था पोर्शन। अब ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है एकमात्र ऑप्शन ऐसा है इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग कर देता है कि पैंक्रियाज में कौन सा पाया जाता है, स्टमक में कौन सा पाया जाता है और उसके बाद आपका जो है उसमें सलाइवा में कौन-सा पाया जाता है, ठीक? तो एकमात्र एग्ज़ाम ऑप्शन कौन-सा होगा इसमें? ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, ठीक? तो चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, एकदम से क्रिस्प एंड क्लियर होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अगला पार्ट आपने देखे क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है द कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़। ये क्लास में मैंने कई बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन कि पूछा जा सकता है या पूछा गया है ये कि कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए ऑप्शन में क्या है, माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है। ठीक, स्टमक तो कॉमन पार्ट नहीं है, स्टमक में हमारा सारा फूड जाता है। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ठीक, माउथ तो कभी हो नहीं सकता ऑप्शन में, ऑप्शन में माउथ कभी नहीं हो सकता। तो अपना एक ऑप्शन बी बचता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हमने क्या बोला था? कॉमन पासेज ऑफ कॉमन पासेज ऑफ कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? फेरिंग्स हो जाएगा। फेरिंग्स जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने प्रीवियस जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उन सभी का ही निचोड़ है एक तरह से इसको। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चंस को खुद हल करने की कोशिश करिएगा और कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज एज फॉलोज। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज एज फॉलोज। ठीक, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाय परस्पिरेशन, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय फोटोसिंथेसिस और लास्ट में है बाय रेस्पिरेशन। ठीक, ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो दो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेंगे, परस्पिरेशन और इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एयर का इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होता है। हमने कंसेप्ट में पढ़ा है इस चीज को, ठीक। तो ये तीन ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए। अब बचता हमारा ऑप्शन सी है, बाई फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लांट क्या काम करता है कि लाइट एनर्जी को जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? ग्लूकोज का फॉर्म करना, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्म करना होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, बाई फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है इसी से ही जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक।
तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बार पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ऑप्शन है, क्वेश्चन है पहला कि द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। ठीक, ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया है क्लास में, जब हम नॉर्मली चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मिनरल्स वाले में, तो उसमें भी बताया था कि मैग्नीशियम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है। ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत चीजें बताई थी। ऑप्शन में आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, वो डी की जगह एस होगा, मैग्नीशियम होगा। तो हम ऑप्शन अगर देखा जाए तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्टली मैग्नीशियम होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कैल्शियम जो है, कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में मिडिल लैमेला में पाया जाता है प्लांट में। आयरन भी पाया जाता है, ह्यूमंस में भी आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। पोटेशियम का अलग फंक्शन था, हमने देखा था न्यूरल ट्रांसमिशन वगैरह में, ये सब में देखा था। ठीक, तो होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन अपनी तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द ग्रीन प्लांट्स नॉट प्लैनेट्स, थोड़ा एरर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा। प्लांट्स है, PLANTS है। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है हमारा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या पैदा करते हैं वो। ठीक, हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए मिनरल्स, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स, और ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था हमने प्रोडक्ट के बारे में और रॉ मटेरियल कौन-कौन से यूज़ होते हैं। रॉ मटेरियल में हमने क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जो है यूज़ हुआ था, ठीक है? ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट वगैरह जो है ये सब रॉ मटेरियल एज़ अ यूज़ हुए थे। तो उसमें बना क्या था? एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ये सब तो रॉ मटेरियल हो गए, इनऑर्गेनिक के फॉर्म में हो गए। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, इनऑर्गेनिक मैटर तो नहीं होगा। ठीक है? मिनरल्स की बात की जाए तो कोई ऐसा मिनरल्स नहीं था जो प्रोड्यूस होता था उस रिएक्शन में। ठीक? बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो कोई न्यूट्रिएंट्स जैसा चीज़ जो है वहाँ पे प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं हुआ था। कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं था। एकमात्र अपना ऑप्शन बचता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो है जो प्रोडक्ट बना था वो ग्लूकोज़ बना था। क्या बना था? ग्लूकोज़ का फॉर्मेशन हुआ था। तो ग्लूकोज़ एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B2? ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर कट एंड पूछा जाता है इसमें कि कौन सा B2 है विटामिन, कौन सा B1 है। मैंने वो टेबुलर चार्ट बनाया था आपके सामने, जिसमें मैंने बार बार बोला था कि आप इस टेबुलर चार्ट को कंठस्थ कर लीजिएगा, जिससे आपके बहुत से क्वेश्चन विटामिन से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा हो वो, तो यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उस पे जाके आप जो है एक-एक चैप्टर्स को, विटामिन्स का चैप्टर भी आप देख सकते हैं उसमें। ठीक? तो क्वेश्चन क्या है? व्हिच विटामिन इज़ आल्सो नोन एज़ विटामिन B2? ठीक? तो ऑप्शंस क्या है हमारे सामने? थियामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव। ठीक है? तो आप बता सकते हैं आप हमें इसका आंसर क्या हो सकता है? थियामिन कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है? नियासिन जो है किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? और ये आपका जो है राइबोफ्लेविन किसका साइंटिफिक नेम है? बता सकते हो आप किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे भी पहले क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि थायमीन जो है किसको हम बोले थे? विटामिन B1 को बोले थे। ठीक है? विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है ये। ठीक? नियासिन की अगर बात की जाए, तो विटामिन B3 के लिए हमने बोला था। ठीक? और ऑप्शन सी की अगर देखा जाए राइबोफ्लेविन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। विटामिन B2 जो है ये राइबोफ्लेविन है, साइंटिफिक नेम इसका। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि व्हिच विटामिन इज़ आल्सो नोन एज़ विटामिन B2? ऑप्शन हमारे पास क्या था? थियामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और नन ऑफ द अबव ऑप्शन थे हमारे। उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है? इतनी बात क्लियर है?
तो चलिए अब अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन कौन-सा है? Which vitamin is essential for the formation of RBC? Which vitamin is essential for the formation of RBC? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार हैं हमारे सामने। पहला क्या है? ए है फॉलिक एसिड, बी है थियामिन, दूसरा है कैल्सिफेरॉल, उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक? अभी कुछ जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि राइबोफ्लेविन कौन-सा विटामिन है? विटामिन बी 2 है। ठीक है? फॉलिक एसिड आपको याद है? फॉलिक एसिड कौन-सा विटामिन था? विटामिन बी 9 था। ठीक है? हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, उसमें था, उसमें लास्ट में मैंने एक अलग से लिखा हुआ था, विटामिन बी 9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड है। ठीक है? वो याद रखिएगा, फॉलिक एसिड का रोल बहुत अच्छा है। ठीक? थियामिन किसका था? विटामिन बी 1 का था। और कैल्सिफेरॉल किसका हमने देखा था? ऑप्शन सी में देखिए कैल्सिफेरॉल भी है। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी के लिए देखा था हमने, साइंटिफिक नेम। ठीक? तो आरबीसी के फॉर्मेशन में हमने बताया था कि जो यूज़ होता है कौन-सा विटामिन? फॉलिक एसिड जो दिया जाता है। जैसे डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, अगर ब्लड की डेफिशिएंसी है, इससे जो डेफिशिएंसी भी कॉज़ होती है ना, आपको पता है? एनीमिक एनीमिक हो जाता है पर्सन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फॉलिक एसिड की। तो वो किसकी वजह से होती है? विटामिन बी 9 की ज़रूरत पड़ती है उसमें, ठीक? तो ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए विटामिन बी 9 भी दिया जाता है, फॉलिक एसिड। तो आरबीसी की फॉर्मेशन में ये यूज़ होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड जो है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक? इतनी बात क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपके इस प्रकार है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विटामिन ई इज़, ऑप्शन देखिए साइंटिफिक नेम सारे के लिखे हुए हैं। थियामिन है, रेटिनॉल है, उसके बाद टोकोफेरॉल है और कैल्सिफेरॉल है। ठीक? टोकोफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, थियामिन। अभी मैंने बताया, थियामिन जो है विटामिन किसको बोले हैं? हमने विटामिन बी 1 को बोला है, ठीक है? रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं। याद करिएगा मैंने टैबुलर फॉर्म में उसमें लिखा हुआ था कि विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? टोकोफेरॉल। कैल्सिफेरॉल को मैंने अभी बताया विटामिन डी के लिए। तो ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। लेकिन ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा है कि जो विटामिन ई को सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक? ऑप्शन को सैटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक नेम विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक? बात क्लियर है? यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में? सिंपल होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है सही से, क्लियर क्रिस्प याद है आपको, तो आप डायरेक्टली टिक करके चले आ सकते हैं। उसमें हार्ड एंड फास्ट का कोई रूल नहीं है उसमें। ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सही है, ठीक है। एनीमिया इन ह्यूमन्स इज़ कॉज़्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया इन ह्यूमन्स इज़ कॉज़्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी मैंने बताया था, ऑप्शन अगर देख लिया जाए पहले, सबसे पहले, तो फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और आयरन हो गया, और उसके बाद आपका क्या हो गया? ऑप्शन ऑल ऑफ दीज़ है। ठीक है? बच्चा, जैसे अभी मैंने बताया था कि आरबीसी की फॉर्मेशन में क्या होता है? फॉलिक एसिड यूज़ होता है, विटामिन बी 9, ठीक? तो सबसे पहले देखिएगा कि हाँ, फॉलिक एसिड है, टिक कर देगा, चला आएगा। लेकिन वहीं तुरंत गलत हो जाएगा ऑप्शन, अगर उसने टिक कर दिया सिर्फ फॉलिक एसिड को, तो वो गलत करके चला आएगा। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसमें कि आयरन कैरी करता है वो, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया होगा, ठीक? विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, ये भी जो है ब्लड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगी, पर्सन एनीमिक हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया टाइप्स में हो जाता है, ठीक है? तो इसमें चा तीनों ऑप्शन जो हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और आयरन, ठीक है? आयरन भी आप देख पा रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन जो हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो ह्यूमन्स में जो है एनीमिया कॉज़ कर देता है। क्या कॉज़ कर देता है? एनीमिया कॉज़ कर देता है। तो हेंस ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा हमारा करेक्ट? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? बात क्लियर है? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ज़रूर बताइएगा सही है कि नहीं है? अच्छा लगेगा आपको तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो पे। ठीक है? और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको क्लियर कट और जल्द से जल्द रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सुक्रोज इन अबंडेंस इन इज़ फाउंड इन किसमें? पूछ रहा है ये कि सुक्रोज जो है प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ठीक है?
हमारा ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या-क्या है। ग्रेप्स है, शुगर केन है, मिल्क है, ठीक है, बटर है, ठीक? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेप्स, शुगर केन, मिल्क और बटर, ठीक? हमें पता है ग्रेप्स जैसे बोलते नहीं अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे होने से क्या तात्पर्य है? विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाना, तो ग्रेप्स में तो विटामिन सी हो गया, तो सबसे पहला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है? बटर की बात करें, बटर में तो फैट पाया जाता है, ठीक? मक्खन जो होता है, उसमें जो है फैट पाया जाता है और मिल्क की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, लेकिन ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें। तो एक ही ऑप्शन अपना बचता है कौन-सा? शुगर केन। कौन-सा बचता है? शुगर केन। तो शुगर केन जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। सुक्रोज़ की प्रचुर मात्रा जो है शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पूछ लेता है एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन कि सुक्रोज़ की प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है या ग्लूकोज़ का किसमें पाया जाता है? या ये भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फैट इन हाईएस्ट अमाउंट ये भी पूछ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के भी आप जो इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। देख रहे हैं आप विटामिन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो विटामिन्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं बार-बार यही बोलूँगा कि उसको रिपीट करिए, अच्छे से याद करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। Which disease is caused in children due to deficiency of vitamin D? ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग बच्चों में हो जाता है? ठीक, ऑप्शन इस प्रकार है स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स और पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो अभी पर्नीशियस एनीमिया के बारे में हमने बताया, वो तो ऑप्शन गलत हो गया कि विटामिन डी की कमी से तो नहीं होता है। विटामिन डी जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम इंक्लूड होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे याद किया करिए कि उसका नाम क्या है, किस प्रकार उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब कैल्शियम की कमी होगी, मतलब विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो कैल्शियम हमारे बोन्स में कमी होगी। उसकी वजह से क्या होता है? हड्डियों का रोग कौन-सा था? ऑप्शन सी के बारे में आप देख सकते हैं रिकेट्स। रिकेट्स जो है आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है और पेलाग्रा जो है विटामिन बी में इंक्लूड होता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है कि आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज़। अब आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? हमने टीवी पे कई बार एडवर्टाइज़मेंट देखा है कि आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है, ये रोग हो जाता है। बार-बार पहले बहुत कई बार ये जो है एडवर्टाइज़मेंट इसका चलता था कि आयोडीन खाइए, आयोडीन युक्त वाला नमक खाइए और इस रोग से बचाइए अपने आप को। तो आप उससे भी ऑप्शन लगा सकते हैं, याद तो होगा ही ये एडवर्टाइज़मेंट। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं हीमोफीलिया, गोइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन ऑफ द अबव। एनीमिया तो सबसे पहले हट गया। ठीक है? एनीमिक जो है जैसे फॉलिक एसिड की वजह से या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक? इतनी बात क्लियर है? और जो आपका हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी हट गया, रॉयल डिजीज़ बोला था हमने इसको। ठीक? आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि हीमोफीलिया किस विटामिन की कमी से जो होता है कॉज़ होता है। ज़रूर बताइएगा हमें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक? तो चलिए अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोफीलिया, गोइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव तो पहले ही कट गया। तो आयोडीन की कमी से मैंने क्या बताया था? ग्वाइटर होता है, घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? हाँ, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, गम्स मतलब मसूड़ों से जब खून बहता है, जिसको स्कर्वी बोलते हैं, वो किसकी वजह से कॉज़ होता है? या किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉज़ होता है? तो ऑप्शन इस प्रकार है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 3, विटामिन बी 9। ठीक? 4 ऑप्शन में से कौन-सा सही है? आप हमें बताएँ, ज़रूर बताएँ, जल्द से जल्द बताएँ। ठीक? तो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। विटामिन बी 9 की वजह से तो होता नहीं है। ठीक है? विटामिन बी 9 की वजह से होता नहीं है। विटामिन बी 9 जो होता है, वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, तो एनीमिया हो जाता है आदमी को। विटामिन के की वजह से अभी पिछले क्वेश्चन में हीमोफीलिया वर्ड आया था। मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बोलने के लिए बोला है, कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि विटामिन के जो है,
की कमी से हीमोफीलिया कॉज होता है, जिसको रॉयल डिजीज बोला था हमने। ठीक है। विटामिन बी 3 की वजह से क्या होता है, नियासिन, नियासिन जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज कॉज होता है, पेलाग्रा कॉज होता है। ठीक। अब एक अपना एकमात्र ऑप्शन बचता है विटामिन सी। तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी जो रोग होता है, कॉज होता है। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो विटामिन सी पे हम टिक करेंगे डायरेक्टली। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, फ्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय। अभी रिसेंटली मैंने इसके बारे में करेक्शन आपको क्लास में कराया था, होप सो आपको याद होगा कि इसका आंसर तो आप फट से देख के बता लेंगे कि क्या कॉज करता है। ठीक है, फ्लोरोसिस किसकी वजह से कॉज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। एक्सेस फैट, डेफिशिएंसी ऑफ फैट, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और लास्ट ऑप्शन है एक्सेस फ्लोराइड। तो जो बच्चे ने ध्यान से सुना होगा क्लास को, वो डायरेक्टली इस पे टिक करके चला आएगा ऑप्शन डी को, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो फ्लोरोसिस कॉज होता है। ठीक है, फ्लोरोसिस कॉज होता है। एक्सेस फैट से ओबेसिटी होती है, मोटापा आता है। फैट की कमी से शरीर दुबला पतला हो जाएगा। वाटर की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से डिहाइड्रेशन होता है। जैसे इस समय गर्मियां चल रही हैं, तो अगर पानी आप कम पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, एक्सेस फ्लोराइड। एक्सेस फ्लोराइड जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पे इस प्रकार है आपके, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि क्या दिया हुआ है। इन व्हाट फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन का सीधा मतलब यही है, कहना चाह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पेक्टिवली में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मैंने बताया हुआ है, प्लांट्स में जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आप ऑप्शन सीधे देख लीजिए, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ग्लाइकोजन और स्टार्च। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, पहले प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है, फिर एनिमल्स के बारे में पूछा है। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी होगा नहीं। सेलुलोज भी प्लांट में पाया जाता है, स्टार्च भी प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो है एनिमल में पाया जाता है, ग्लूकोज जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आयोडीन हो नहीं सकता। ठीक है, आयोडीन स्टोर नहीं होता ऐसे फॉर्म में। और सेलुलोज भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सी डी गलत हो जाएंगे, और बी जो है आपका सही ऑप्शन होगा, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वर्क्स एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। फ्यूल, ठीक है, फ्यूल का काम कौन करता है हमारे बॉडी में। मैंने जब आपको पढ़ाया था, न्यूट्रिएंट्स में पढ़ाया था, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे हमने। पहला कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन। ठीक है, बताया था मैंने। मैंने ये भी बताया था कि फैट जो है स्लो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी रिलीज करता है। जैसे गर्मियों से हम आते हैं तो नींबू पानी पीते हैं हल्का चीनी मिक्स करके, तो तुरंत एनर्जी हमें दे देता है। गुड़ खाते हैं, जैगरी खाते हैं, तो तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, त्वरित ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो फ्यूल का काम कौन करता है, प्रोटीन जो है। जब फैट और कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाते हैं, तब जाके प्रोटीन जो है धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो त्वरित में तो नहीं माना जाएगा प्रोटीन को। ठीक है, वाइटमिन जो है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वाटर से जो अपने डिहाइड्रेशन को बचाया जा सकता है। लेकिन अपना ऑप्शन जो कार्बोहाइड्रेट है, वो त्वरित ऊर्जा का काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। फ्यूल मतलब तुरंत जो हमें ये ऊर्जा दे सके, ऐसा काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वर्क्स एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे ये है, व्हाट आर एंजाइम्स बेसिकली। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं बेसिकली होते क्या हैं। मैंने कई बार बोला, जब प्रोटीन्स वाला पढ़ा रहा था मैं, तो वहां पे एक एंजाइम्स का एक्सेप्शन भी लिया था, लाइसोजाइम। आपको याद है लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम कह रहा हूँ, राइबोजाइम की बात हमने की थी। राइबोजाइम जो है एक एंजाइम नहीं है ठीक है, वो जो है डायरेक्टली, व्हाट आर एंजाइम्स बेसिकली मेड अप ऑफ। तो ये पूछा क्या गया है, ऑप्शन ए बी सी डी अगर पढ़ा जाए, तो ऑप्शन ए क्या है, लिपिड है। दूसरा क्या है, बी प्रोटीन है। सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और डी क्या है, डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आपको क्लियरली पता चल रहा है, हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम।
ठीक है, याद आया आपको? उस चैप्टर में, प्रोटीन के चैप्टर में भी मैंने शायद बताया था इस चीज़ को। तो ऑप्शन आप देखते ही टिक कर देंगे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लिपिड नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता और डीएनए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। होप सो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपने कंसेप्ट प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट से या प्रीवियस क्लासेस हमारी देखी हुई हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कितने मददगार हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द परमानेंट टीथ अरेंज्ड फ्रॉम मिडिल टू साइड? हमने जब टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बताया था मैंने परमानेंट टीथ या टेम्पररी टीथ में, तो मिडिल से और साइड पे ले जाके कितने टाइप के कितने नंबर होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये हमने देखा था। पहले हमने क्या देखा था? इंसीजर, कैनाइन, और उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। परमानेंट टीथ में हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमने क्या देखा था? ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखा जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 3 इंसीजर, इंसीजर नहीं होगा, इंसीजर होगा, वहाँ पे आर हो जाएगा। 2 कैनाइन्स, 3 प्रीमोलर और 3 जो हैं आपके मोलर्स। ये ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन बी देखिए, 2 इंसीजर्स, 2 कैनाइन, 3 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। सी ऑप्शन देखिएगा, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और तीसरा क्या है? लास्ट क्या है? 3 मोलर्स हो गए। ठीक? तो हमने बताया था फॉर्मूला परमानेंट टीथ का, 2123 अपॉन 2123। इसको डबल करेंगे तो 32 टीथ्स आते हैं। ठीक है? तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक है? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर जो है क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ में अरेंज होते हैं, बीच से लेकर साइड में पीछे जाते हुए। ठीक? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? ये बात क्लियर है? हमने पढ़ाया है टीथ में, ये बताया था हमने कि टेम्परेरी में और परमानेंट में, टेम्परेरी में 20 टीथ पाए जाते हैं और परमानेंट में 32 टीथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे ऊपर नीचे साइड में, आपका 2123 का सेट बनेगा। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। देखिए, ये देखिए प्लांट हार्मोन से, प्लांट हार्मोन चैप्टर हमने पढ़ाया था जब, तो क्या बताया था? कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स। एक सेकंड। ठीक है, हाँ। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, एबीसी करके है और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। तो ऑक्सिन में क्या लिखा है? एपिकल डोमिनेंस, बी जिब्रेलिन ग्रोथ ऑफ डॉर्फ प्लांट्स, सी साइटोकाइनिन 2,4-D वीडीसाइड एज अ वीडीसाइड, एबीए सीड इन डोरमेंट स्टेट। ठीक है? और अगले ऑप्शंस अगर हम देखें स्क्रीन पे, which among the above is or correctly paired with their respective functions in the plant physiology? मैंने जब इसको पढ़ाया था प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बताए थे। ऑक्सिन में फंक्शन बताए थे कि एपिकल डोमिनेंस में सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मैंने बताया था। जिब्रेलिन बताया था कि डॉर्फ प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक? साइटोकाइनिन का देखिए सेलुलर लेवल पे फंक्शन होता है, साइटोकाइनेसिस कराता है ये। साइटोकाइनिन जो है सेलुलर डिवीजन कराता है, ये मेनली रूट्स और शूट्स में, ये बताया था। लेकिन ये जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 2,4-D वीडी साइड, ये किसका फंक्शन था? ऑक्सिन का। ये सिंथेटिक ऑक्सिन जो बनाया जाता था उसका फंक्शन था। तो ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया अपना। आप सिसिक एसिड की बात की जाए, एबीए जो लिखा हुआ है, एबीए की बात अगर की जाए, तो सीड इन डोरमेंट स्टेज है, नीचे लिखा हुआ है, ऑप्शन देखिएगा, सॉरी, सीड इन डोरमेंट स्टेट। तो डोरमेंट स्टेट में ही जो उसको प्रिवेंट करता है कि सीड जो डोरमेंट स्टेट में रहे, सुसुप्त अवस्था में रहे। ठीक है? ऑप्शन से क्लियर हो गया। तो हम अगले ऑप्शन से अपने देख लेते हैं और कि अब इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन है 2 एंड 3, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, तीसरा ऑप्शन है ओनली 1, चौथा ऑप्शन है ओनली 3, ओनली 3। ठीक है? ओनली 3। तीसरा ऑप्शन क्या था? ओनली 1। फिर उसके ऊपर था 1, 2 एंड 4। और पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? 2 एंड 3। ठीक? तो आप बताइए कौन सा होगा? हमने देखा था ऑक्सिन का सही था। ठीक है? उसके पहले हमने और किसका देखा था? जिब्रेलिन का सही है। तो पहला 1 टू ए बी और डी जो है हमारा ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 आप कर सकते हो उसको, तो वो सही है। ठीक है? ये बात क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के, कौन कौन से कैसे हैं, तभी इस बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, रुकिए,
स्क्रीन पे आपको हमारा अगला क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज फंक्शंस एज। पैंक्रियाज के मैंने फंक्शन बताए थे, याद है? पैंक्रियाज जब मैं पढ़ा रहा था तो पैंक्रियाज में मैंने क्या बताया था कि पैंक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ऑप्शन देखिए, मिक्सोक्राइन मतलब जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों हो, ठीक है? तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हो, ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए क्या है अपना? एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन बी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी देखिए, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, ठीक है? और डी तो नन ऑफ द एबव है, तो ऑप्शन सी हमारा डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। एज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये कंक्लूड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों दोनों टाइप का ये ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, ठीक है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट थिंग हैपेंस ड्यूरिंग अ लॉन्ग फास्ट। लॉन्ग फास्ट मतलब लंबे भूखे 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 रहने पर, जिसको व्रत रहने के बाद जो है, लॉन्ग फास्ट के बाद जो है, सबसे पहली चीजें क्या आकर होती हैं? मैंने बताया था जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत ऊर्जा देती है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा, फिर उसके बाद फैट होगा, फिर प्रोटीन होगा। अब ये चीज़ इतना इतना स्टेटमेंट बताते ही आप ऑप्शन में आप देखोगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो पहला ऑप्शन क्या है? आफ्टर प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड। नहीं, सब गलत, सबसे गलत है ये। कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यूज होते हैं, उसके बाद लिपिड्स होते हैं या फैट जिसको बोल लीजिए, फिर उसके बाद प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय फैट्स एंड फाइनली प्रोटीन्स। ये तो सही लग रहा है ऑप्शन ना, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और अच्छा, अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, फैट फॉलोड बाय प्रोटीन फ्रॉम मसल्स एंड पैंक्रियाज एंड फाइनली प्रोटीन्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है, कोई तुक नहीं बैठता इस ऑप्शन का। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड फर्स्ट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होंगे, फिर उसके बाद फैट होगा, फिर फाइनली जो है प्रोटीन्स होगा। ठीक है, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अमीनो एसिड से। देखिए, अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। मैंने बताया था जब अमीनो एसिड का डिवीजन किया था, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, तो एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बताया था कि जो बाहर से हमें लेना पड़ता है, बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है। एसेंशियल मतलब आवश्यकता है उसकी, तभी तो बाहर से ले रहे हैं हम। और नॉन एसेंशियल क्या है? जो कि बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसकी आवश्यकता एज सच बाहर से लेने की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक में आप देख लीजिए कौन सा लगा सकते हैं। ऑप्शन ए क्या है? नेचुरल अमीनो एसिड, गलत। बी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंथेटिक और एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होगा। एसेंशियल अमीनो एसिड का मैंने डेफिनेशन बताया, सिंथेटिक अमीनो एसिड नहीं हो सकता। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन को रिक्वायर्ड बनाने के लिए, ठीक है? अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। देखिए, अभी जस्ट मैंने ये स्टेटमेंट बोला और आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा? 20। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। ठीक है, बात क्लियर है इतनी? ठीक, तो नॉन इसेंशियल में अगर बात की जाए, कुछ एग्जांपल मैं जैसे बता दे रहा हूँ आपको। एलानिन हो गया, साइट सिस्टीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ये सब नॉन एसेंशियल में आते हैं, जो कि बॉडी खुद बनाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 20, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, एक प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है, होप सो आपको पसंद आया होगा, सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो हम अपने आज आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर इम्पल्स ट्रांसमिशन इन नर्व फाइबर। ठीक है, ये बहुत ही, जब मैंने मिनरल्स पढ़ाया था, फैट्स एंड मिनरल्स चैप्टर पढ़ाया था, तो मिनरल्स में मैंने पार्टिकुलरली इस पे फोकस किया था, बताया था कि नर्व ट्रांसमिशन में या इम्पल्स ट्रांसमिशन में जो है, वो कौन से मिनरल्स जो हैं हेल्पफुल होते हैं। तो हमने सोडियम और पोटेशियम का नाम लिया था, याद है आपको? सोडियम और पोटेशियम का नाम लिया था। तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन-कौन सा है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड कोबाल्ट,
ऑप्शन डी क्या है? सोडियम। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है? बचता कौन-सा है? सोडियम। तो सोडियम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों? तो इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है? तो होप सो आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत से क्वेश्चन मैंने कराए, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराए मैंने और ये कई बार लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है? तो मैं बार-बार यही कहूँगा कि हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको देखें जाकर और समझें चैप्टर्स को, अच्छे से समझ में आएगा क्लियर एंड क्रिस्प तरीके से। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।